रासायनिक अभिक्रिया ना जी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके, अंतः क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाला ना जी, नए गुण वाला, नए गुण वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करके नए गुण वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं जी, रासायनिक अभिक्रिया। या हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिंगल पदार्थ है ना जी, उसको जब उष्मा देते हैं या दाब ताप देते हैं तो आपस में क्रिया करके कई दो पदार्थ में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, तो वहां भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। सही होगा। एग्जाम्पल में क्या होगा, हो जाएगा जी, कल का बोलते मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब क्रिया कराए ना तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान से, रुकिए रुकिए एक मिनट रुकिए। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कैसे पहचाने कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं, कुछ तरीका होगा, चवानी पर देखा है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है हम कैसे पहचानेंगे। इसके चार लक्षण आपको दिखाई देंगे। पहला हो सकता है अवस्था में परिवर्तन, इसमें परिवर्तन हो, पहला हो सकता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में, अरे पहले मैग्नीशियम का तार ठोस था, आज जब जलाए तो क्या बन गया, हो चूर्ण बन गया, पाउडर बन गया सफेद रंग का, अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। दूसरा हो सकता है रंग में परिवर्तन, किसमें, रंग में परिवर्तन, रंग में वही ना अवस्था लिखे हैं। आपको पहचानना है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है तो देखेंगे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, किसमें जी, रंग में परिवर्तन हो रहा है। या तीसरा क्या देखेंगे, हो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, और क्या हो सकता है, जी उष्मा क्या हो सकता है जी, या तो उष्मा उत्पन्न हो सकती है या तो कम हो सकती है, तो क्या लिखते हैं, उष्मा में परिवर्तन, किसमें, उष्मा में परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन। चौथा हो सकता है गैस का निष्कासन हो, गैस का, जब मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं तो देखेंगे गैस ऊपर उठती है, गैस ऊपर उठती है, तो हो सकता है गैस का निष्कासन हो, गैस का निष्कासन। ये चार अवस्थाएं देखेंगे तो आप कह सकते हैं परिवर्तन। उसमें परिवर्तन का मतलब हो सकता है कि मान लीजिए सोडियम एक धातु पदार्थ होता है और सोडियम पदार्थ जब हम जल में डालते हैं तो वहां पर उष्मा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, तो उष्मा में परिवर्तन हो रहा है ना, या तो हो सकता है उष्मा में, उष्मा हो सकता है वो बढ़े या तो उष्मा घटे, तो दोनों स्थिति में एक ही भाषा में कर सकते हैं परिवर्तन, कैसे कर सकते हैं, उष्मा में परिवर्तन हो सकता है या गैस का निष्कासन हो सकता है। जब इन अवस्थाओं को हम देखेंगे
अगर ये अवस्थाएं हो रही है तो कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो हाँ जी, कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे बताए थे कि मैग्नीशियम के तार को कितना बढ़िया से लिखे थे जी, मैग्नीशियम मैग्नीशियम में जी के तार को मैग्नीशियम के तार को वायु में उपस्थित लिखा जो लिखा ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब मैग्नीशियम के तार को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन इसको बार बार लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना जी, तो वैज्ञानिकों ने कुछ सलाह दी और उसको शब्द में लिख दिया। तो क्या लिखा, कैसे लिखा जी? मैग्नीशियम क्या लिखा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बना हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसे कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहेंगे जिसे? इसे कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। कोई दिक्कत? और जब इन शब्द समीकरणों को प्रतीकों के रूप में, चिन्हों या प्रतीकों के रूप में लिख दें तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है O2। और जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह रासायनिक समीकरण का है। वो बात बताएंगे ना, उसको जब संतुलित करेंगे, इसको संतुलित तागमा लगा देंगे, डू क्या लगा देंगे। अब भाई संतुलित करना बताना है, इसलिए बस लिख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब संतुलित करेंगे ना तो ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ एक ही है। जब संतुलित करेंगे तो यहाँ भी 2 गुणा कर देंगे, यहाँ भी मतलब करेंगे, बताएंगे। इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इतना लिखे बता रहे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है? रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? इसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। लिख लीजिए इतना। तो जी देखिए इधर, रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं जी? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हो? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों को कहेंगे अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। हो गया ना जी? यहीं पे लिख लीजिए, देखिए ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या कहा है जी? इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है जी। इतना आप सही लग रहा है, लिख लेंगे पर अलग बात है। ऐसे लिखा देना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इन्हें कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे वो?
आप लोग परिभाषा लिखने का मांग लिख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? आप लोग को लिखने का मांग लिख लीजिए, तो इस प्रकार लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन है जी? एक है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन। शार्ट कट लेते प्रतीक में ना, एक है मैग्नीशियम, एक का है ऑक्सीजन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बना है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ का बना है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे कहेंगे उत्पाद, का कहेंगे जैसे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। इसे को क्या कहेंगे जी? उत्पाद। लिख लीजिए, आप लोग की मर्जी हो तो इस प्रकार लिख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों को अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल Mg और वो ऑक्सीजन जी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। क्या कहेंगे? जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? जैसे मान लीजिए हम कराए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की क्रिया किसे कराए हैं? ऑक्सीजन से, तो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताइए अभिक्रिया क्यों करते हैं पदार्थ? तो जानते हैं आप लोग कि जो तत्व होते हैं, तत्व किसे कहते हैं चौहान जी? तत्व किसे कहेंगे? एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट, तत्व। एक होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। बार बार हम नाम लेंगे, एक का नाम लेंगे तत्व और एक कहेंगे यौगिक, इसे कहते हैं कंपाउंड। एक होता है तत्व, एक का होता है यौगिक। आप जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, आवर्त सारणी में, वो सब का होते हैं? तत्व। का होते हैं? तत्व होते हैं। आज जो सूत्र बनता है उसे कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग मैग्नीशियम लिए थे और ऑक्सीजन लिए थे। क्या लिए थे? तो यह अभी तत्व है, यह भी क्या है? तत्व। लेकिन जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक। तो तत्व की परिभाषा क्या होगी? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, उसे कहते हैं तत्व। क्या कहेंगे? तत्व। जैसे एग्जाम्पल में सोना में अगर काटेंगे तो केवल सोना के परमाणु निकलेंगे। जिसे हो गया लोहा। क्या हो गया जी? लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, जिंक हो गया। ये सब का है? तत्व। का है? हीरा हो गया। तो जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, उसको कितना और काटें, केवल वही पदार्थ निकले। जैसे सोना मान लीजिए ले लिए, सोना को काटते जाए, जितना काटेंगे उतना का मिलेगा, केवल सोना मिलेगा। उसे कहेंगे तत्व। का कहेंगे? लेकिन जब इसको काटेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको देखेंगे, तो इसमें क्या रहेगा? मैग्नीशियम रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। जैसे मान लीजिए H2O का लीजिए, H2O, तो इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन है, क्या है? और ऑक्सीजन है। तो ये बताइए इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं? 2 प्रकार के। इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं? 2 प्रकार के परमाणु हैं। तो इसे कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक। आज इसमें मान लीजिए हमको देखिए सोना का पट्टी लिया या लोहा का, इसमें आप कितना हो काटिए, मान लीजिए लोहा का है तो खाली क्या निकलेगा जी? लोहा। केवल आयरन निकलेगा, खाली आयरन। और जहां पाएंगे देखेंगे आयरन। लोहा का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक है? लोहा का प्रतीक है। तो तत्व किसे कहेंगे? वे पदार्थ
जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे कहेंगे तत्व। क्या कहेंगे? वो तत्व कहेंगे। और यौगिक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक निश्चित अनुपात में नए पदार्थ बनाए तो उसे कहते हैं यौगिक। क्या कहेंगे? इनका अनुपात निश्चित रहता है। आप कितना पानी लीजिए, दे पानी एक बूंद लीजिए चाहे एक गिलास लीजिए, उसका सूत्र क्या होता है? H2O का होता है। तो इनका संबंध कैसे है? दो संबंध है एक, दो संबंध है एक। अरे हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। आप कोई भी जल ले लीजिए, कहीं से भी जल, उसका जो अनुपात निकालेंगे कितना आएगा? दो संबंध है एक। अर्थात इनका अनुपात क्या रहता है? निश्चित रहता है। क्या रहता है? तो यौगिक किसे कहेंगे जी? जब दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करके एक निश्चित अनुपात में नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक निश्चित अनुपात में नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए हेडिंग डालकर, तत्व और यौगिक को। तत्व में क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना तो कहता है। लिख ला, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं जी? लोहा, लोहा या फई ना जी। आ गया चांदी, का गया चांदी, एजी लिख लीजिए एग्जाम्पल में। अब हेडल यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करके जी एक निश्चित अनुपात वाले नए पदार्थ का निर्माण करें तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं यौगिक। क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक, कुछ भी कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करके निश्चित अनुपात में जी, निश्चित अनुपात में जब दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करके निश्चित अनुपात में नए पदार्थ का निर्माण करते हैं नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस पदार्थ को यौगिक कहते यौगिक में क्या लिख देंगे जी? एग्जाम्पल लिख लीजिए, NaCl, H2O, H2SO4। यह क्या है जानते हैं? सोडियम क्लोराइड, इसे कहते हैं नमक। क्या कहते हैं? और यह जल है H2O, और यह क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सोडियम क्लोराइड है, क्या है? सोडियम क्लोराइड है, H2O मतलब पानी है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत ना जी?
हाँ लिख लीजिए, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, चिंता मत लीजिए, इसका नाम लिखना बताएं तो इस जानते हैं का है, जल का है, आइए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम क्लोराइड जल और सल्फ्यूरिक अम्ल। चौहान जी, कोई पदार्थ क्रिया क्यों करता है? जब क्रिया करता है तभी नया पदार्थ बनता है। तो आखिर बात यह है कि वह क्रिया ही क्यों करता है, क्रिया क्यों करता है, शिवाजी बताइए। कोई तत्व हो, पदार्थ हो, वह क्रिया क्यों करता है? चौहान जी कुछ आइडिया है तो बताइए उसको। कोई तत्व या पदार्थ अभिक्रिया क्यों करते हैं शिवाजी? कोई भी तत्व हो या पदार्थ हो अभिक्रिया क्यों करते हैं? आप लोग जानते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना है जी? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। अब परमाणु जानते हैं कि परमाणु के अंदर होता है नाभिक, का होता है, और नाभिक में क्या होता है जी? एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और इसके बाहर होती है वृत्ताकार कक्षाएं, क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं। इसमें क्या होती है जी? वृत्ताकार कक्षाएं। कोई दिक्कत है? अब वृत्ताकार कक्षाओं में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं का नाम होता है के, यल, यम, एन, ओ, और क्या होता है जी? पी। क्या होता है? ये परमाणु है, क्या है? अब परमाणु के अंदर, या बोल लीजिए कि परमाणु के केंद्र को, परमाणु के केंद्र को कहते हैं नाभिक। क्या कहेंगे? जो परमाणु का केंद्र होता है उसे कहते हैं नाभिक। और नाभिक में होता है एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन। एक एक नहीं होते, जिससे न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्थिर रहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्थिर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। तो देखिए, एक होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन ना जी, प्रोटॉन, प्रोटॉन। एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है जी? एक होता है इलेक्ट्रॉन। इसको दिखाते हैं पी से, इसको दिखाते हैं एन से, इसको दिखाते हैं ई से। पी से प्रोटॉन और पी से प्लस। प्रोटॉन पर प्लस आवेश, आयन से नो, मतलब कोई आवेश नहीं। और ई से इलेक्ट्रॉन, आई से क्या होता है? ऋण आवेश। कोई दिक्कत? तो प्रोटॉन पर होता है प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पर होता है कोई आवेश नहीं, उदासीन होता है। क्या होता है जी? उदासीन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश। एक बात और ध्यान सुनिए, जो प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, वो माइनस आवेश को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? एक ऋण आवेश है, एक ऋण आवेश है, दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे। क्या करेंगे? ढकेलेंगे मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक प्लस आवेश है, एक प्लस आवेश है, यह भी दोनों एक दूसरे का करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक प्लस आवेश है और एक का है? माइनस आवेश। दोनों दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। कोई दिक्कत? पी से प्रोटॉन, पी से प्लस, इस पर प्लस आवेश होता है और इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस आवेश। जब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मतलब नजदीकी रहते हैं तो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। लेकिन जब दो आवेश समान हो, समान का मतलब या दोनों ऋण हो या दोनों प्लस हो, तो कौन सा बल लगाएंगे दूसरे पर? प्रतिकर्षण बल। कौन बल लगाएंगे जी? प्रतिकर्षण बल।
इनमें कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। क्या लगेगा? आकर्षण बल। कोई दिक्कत? अब तो ध्यान सुनिए, तो इस पर होगा प्लस, क्या होगा जी? इस पर होगा जीरो आवेश। बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं इसमें क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या रहेंगे? तो इनका नाम होता है कक्षाओं का के एल एम एन ओ पी, इनका नाम रखा गया है के एल एम एन ओ पी। अब बताइए, ये जो कक्षाएं आप लोग दिखाई दे रही हैं इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? जो आपको वृत्ताकार कक्षाएं दिखाई दे रही हैं बाहर, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी होनी चाहिए? हो सकता है सब में बराबर हो या अलग अलग हो। तो कौन सा कथन सत्य है? सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी कि अलग अलग रहेगी? तो कितना कितना रहेगी? कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, एक सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। 2n अजायन का है जी? कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की संख्या यन का है? कक्षाओं की संख्या। अब देखिए ज्ञात कर लेते हैं हम कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले कक्षा का मतलब कि n का मान कितना लेंगे? एक। कितना लेंगे जी? एक। दूसरी कक्षा के लिए n का मान कितना लेंगे? दो। तीसरी कक्षा के लिए n का मान कितना लेंगे? तीन। चौथी कक्षा के लिए n का मान कितना लेंगे? चार। पांचवी कक्षा के लिए n का मान कितना लेंगे? पांच। छठवीं कक्षा के लिए n का मान कितना लेंगे? छह। अब पता कीजिए किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा के लिए। किसके लिए जी? पहली कक्षा के लिए। तो n बराबर क्या रखेंगे? एक। क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2n²। कितना होती है? 2n²। तो बताइए 2 गुण n का मान कितना रखेंगे? एक। तो एक का स्क्वायर कितना होगा? एक। तो कितना होगा? दो। कितना होगा? तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? अब दूसरी में याद कीजिए, दूसरी कक्षा के लिए। दूसरी कक्षा के लिए तो n का मान कितना रखेंगे? हो दो। n का मान कितना रखेंगे? अब देखिए रखकर उसमें सूत्र क्या होता है? 2n²। तो 2 गुणे n का मान कितना होगा? दो। तो 2 गुणे दो दूना के 4 दूना के 8। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अब तीसरे में कितना होंगे जी? 18 होंगे। कितने होंगे? अरे देखिए यहाँ 3 रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना के 18। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से। n बराबर 3 के लिए n बराबर तो 2n² से 2 गुणे 3 तिली के 9। 3 का स्क्वायर होगा ना? तो 2 गुणे 9 कितना होगा? 18। तो तीसरी कक्षा में कितना होगा इलेक्ट्रॉन जी? 18। मान लीजिए कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें निकालेंगे 4 चौको 16, 16 दूना के 32। कितना आएगा? अरे 4 रखेंगे ना, तो 4 चौके 16 दूना के 32। और इसमें कितना होगा जी? 50। 25 दूना के 50। 36 दूना के 72। कितना होगा? तो अब आप लोग जान चुके हैं कि पहले कोर्स जो पहली कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? दो। दूसरा में 8। तीसरा में 18। चौथा में 32। अगर इनके कक्षा जो है पूर्ण रूप से भरी है, पूर्ण रूप से भरी है, तो इनको कहेंगे अस्थाई। क्या कहेंगे? और जब अस्थाई रहेंगे तो यह किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जब इनके अष्टक पूरा नहीं रहेंगे, अष्टक पूरा नहीं रहेंगे, तब ये परमाणु अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी रहते हैं और अन्य पदार्थों से क्रिया करके, अन्य पदार्थों से क्रिया करके अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं? अस्थायी बनाना चाहते हैं। कोई पूछ दे कि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया क्यों करता है, तो कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया इसीलिए करता है ताकि वह अपने अष्टक को पूरा कर ले, अपने अष्टक को पूरा कर ले और अस्थायी बन जाए। क्या बन जाए? उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। इतना कोई दिक्कत ना है जी। हाँ, ये परमाणु है। क्या है? परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और जो कहाँ होता है? परमाणु के केंद्र पर। ये परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? और जब गोलाकार होता है तो उसका नाभिक केंद्र होगा।
तो उसके केंद्र को हम लोग कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर प्लस आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन पर अब बाहर होता है वृत्ताकार कक्षाएं। बाहर क्या होती है जी? वृत्ताकार कक्षाएं। और इन वृत्ताकार कक्षाओं में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसके चारों तरफ क्या करते हैं? गति करते हैं। चारों तरफ गति करते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2n स्क्वायर से हम लोग निकाल लेंगे। तो उतना क्या करेंगे? इतना करके पहले कक्षा में 2 होता है, दूसरे में 8, तीसरा में 32। लेकिन अष्टक एक नियम यह कहता है कि अगर प्रत्येक कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो मान लेता है कि परमाणु का कक्षा अष्टक का हो गया पूरा। और जब परमाणु का अष्टक पूरा हो गया तो परमाणु होता है अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी नहीं, अस्थायी होता है। क्या होता है जी? तो इतना कोई दिक्कत हुआ जी? अब ध्यान दीजिए, दूसरा एक बात इसमें पूछेगा, आएगा परमाणु क्रमांक। आएगा जी? आप लोग पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग जानकारी बता देते हैं जानकारी के लिए। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इसको शायद दिखाते हैं जेड से। किसे दिखाते हैं वो? तो बोलिए शिवाजी, परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? एक होता है परमाणु क्रमांक, एक होता है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो बताइए परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? और एक बात और ध्यान सुनिए आप लोग, कि जो परमाणु है ना, अगर परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, अन्यथा कोई इलेक्ट्रॉन उसमें आया है, अगर यह परमाणु सामान्य अवस्था में है, परमाणु किस अवस्था में है? सामान्य अवस्था में है, तो यह उदासीन होता है। क्या होता है? इस पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि परमाणु अस्थायी हो चाहे अस्थायी, उससे मतलब नहीं है। अगर यह सामान्य अवस्था में है, इससे न तो इलेक्ट्रॉन निकला है और न तो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो यह परमाणु का होगा जी? उदासीन। क्या होगा? उदासीन का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अगर परमाणु में, अगर परमाणु का है सामान्य अवस्था में, परमाणु का है सामान्य अवस्था का मतलब न तो इलेक्ट्रॉन लिया है और न इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस अवस्था में इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या रहेगी? बराबर रहेगी। सामान्य अवस्था में जी, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती। आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जितना प्लस होता है उतना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस। और जब इनकी संख्या बराबर है, तो जितने प्लस है उतने माइनस हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? इसलिए परमाणु का होता है उदासीन। का होता है? अगर किसी परमाणु से न तो इलेक्ट्रॉन निकला है और न तो इलेक्ट्रॉन आया है, तो उसमें जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और जब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो परमाणु का हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत कष्ट नहीं। इसमें जितने प्लस आवेश रहता है उतना ही क्या रहता है जी? माइनस आवेश। निरस्त का मतलब किसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको नहीं खींचेंगे, क्योंकि जितना प्लस उतना क्या है? माइनस। उसका कोई प्रभाव नहीं दिखेंगे, आप कोई प्रभाव नहीं दिखेंगे। अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी। और जब प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तो इस पर आ जाएगा प्लस आवेश। क्या जाएगा जी? और जैसे इसे करीब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो तुरंत खींच लेगा। तुरंत क्या करेगा? क्योंकि प्लस माइनस को खींच लेता है, प्लस क्या करता है? माइनस को खींच लेता है। लेकिन अगर सामान्य अवस्था में परमाणु है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आया है,
तो परमाणु उदासीन है, क्या है? उदासीन मतलब कि जितने प्लस है उतने माइनस है, तो प्रत्येक प्लस प्रत्येक माइनस को क्या किया है? निरस्त कर लिया है उसके प्रभाव को, न तो किसी को खींचेंगे ना तो किसी को ढकेलेंगे। यह सामान्य अवस्था में क्या रहेगा? इसके इलेक्ट्रॉन आगे पाछे घूमे कुछ मतलब कोई नहीं रहेगा, ना समझे भाई? इसके आग आस पास इलेक्ट्रॉन अगर भेज दें तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने का है इलेक्ट्रॉन है, मतलब ना क्या दिक्कत है? हम कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति इस वस्तु खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से इधर, तो जब 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है तो वस्तु इधर भागेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसके विपरीत बल से खींच रहा है, मतलब यह खींच रहा है इस दिशा में और कोई व्यक्ति इसके जस्ट विपरीत दिशा में खींच रहा है, कितने न्यूटन से? तो दोनों के बल निरस्त हो जाएंगे। निरस्त मतलब इस पर लगने वाला बल शून्य हो जाएगा, लगने वाला बल कहाँ आ जाएगा? और ये वस्तु यहीं पर आ जाएगी। हम जितना हम खड़ा है चौवान जम के देखा तो वो साइड तू देखा तो ए साइड समान बल से तब मिलेंगे वहां से ना मिलेंगे, लेकिन किसी का बल अधिक हो गया तो उसके साइड चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर बराबर हैं तो एक दूसरे का करते हैं, एक दूसरे के बल को निरस्त कर लेते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परमाणु का होता है उदासीन, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कहेंगे किसे? इस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आप जब अभिक्रिया कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के। तो मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक है 12, कितना है जी? 12। हमने इसका परमाणु क्रमांक किसके आधार पर रखा है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जब अभिक्रिया कराएंगे तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना बचा हो? 10। तो इनके बार बार परमाणु क्रमांक को हमें क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, कभी 10 कभी 12 कभी 10 कभी का संभव है इतना याद करना हम लोग के लिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं वह नाभिक में स्थिर रहते हैं, नाभिक में वह गति नहीं करते हैं, ना तो निकलते हैं ना तो जाते हैं कहीं, इसलिए फिक्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। प्रोटॉन क्या रहते हैं? तो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं की संख्या के आधार पर इस परमाणु का परमाणु क्रमांक दे दिया गया। तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रोटॉन कभी किसी मतलब परमाणु से बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? फिक्स होती है उनकी संख्या। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स रहेगी? अरे रगड़ दीजिए आपके हाथ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 2-3 थे, जब निकल गया तो इसका परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा, हो सकता है आ जाए तो अधिक हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक कौन याद करेगा? कभी 10 कभी 12 कभी 11, अधिक हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो सबसे बढ़िया वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ना रखा जाए, किसके आधार पर रखा जाए? प्रोटॉनों के आधार पर, क्योंकि प्रोटॉन का रहते हैं फिक्स रहते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? किसी परमाणु में किसी उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप कहीं कहीं किताब में लिखा होता है कि परमाणु में स्थित, किसी परमाणु में स्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, लेकिन कब? जब सामान्य अवस्था में रहेगा तब। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या दिक्कत है? इसको दिखाते हैं जेड से, किसे कहते हैं? हो तो परमाणु क्रमांक हेडर लिख लीजिए, इसको चित्र बना लीजिए, चित्र को बनाकर इसको लिखकर तब लिखिए परमाणु क्रमांक। चित्र को बना लीजिए। अब फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n स्क्वायर। अजा n का है जी कक्षाओं की संख्या, n का है कक्षाओं की संख्या। तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन याद करना है तो 1 रखेंगे n का मान, दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का मान याद करना है तो n का मान 2 रखेंगे। इसको लिखकर इसको बनाकर तब इसको लिखिए परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं।
परमाणु भार, परमाणु भार किसे कहेंगे ये ध्यान दीजिए। सिवाय देखिए इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत हल्के कण होते हैं, बहुत हल्के कण होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में क्या होते हैं, बहुत हल्के कण होते हैं, इसलिए परमाणु भार में इनको हम शामिल नहीं करते हैं। इसे मान लीजिए कि हमें किसी व्यक्ति का भार नापना है और उसकी तुलना में एक चींटी का भार नापना है, तो व्यक्ति के भार की तुलना में चींटी का भार क्या है, नगण्य है, क्या है। उसी प्रकार इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार की तुलना में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार की तुलना में इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है क्या होता है, नगण्य होता है। जब हम परमाणु भार इसका ज्ञात करते हैं तो किसके आधार पर ज्ञात करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर। तो परमाणु भार किसे कहेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को कहते हैं परमाणु भार। लिख लीजिए, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को, के संख्या के योग को कहते हैं परमाणु भार, परमाणु भार कहते हैं। लिख लीजिए, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को परमाणु भार कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या जी। ए बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु भार का जी। अब ध्यान दीजिए, एक चीज और देख लीजिए, किसी परमाणु को अगर हमें निरूपण करना है, दिखाना है, किस प्रकार दिखाएंगे, वो चौहान दिखला एक बार। किसी परमाणु को हमें निरूपित करना है, किसी तत्व को क्या करना है, निरूपित करना है, तो किस प्रकार उसे निरूपित करेंगे। मान लीजिए तत्व कोई है यक्स, का है जी, कोई तत्व यक्स है, कोई तत्व का है, तत्व का निरूपण या परमाणु का निरूपण, तत्व का निरूपण। तो मान लीजिए कोई तत्व है, क्या है, कोई तत्व है, तो इसके परमाणु क्रमांक हम लिखते हैं नीचे, कहाँ लिखेंगे, नीचे, या तो यहाँ पर लिखिए या तो यहाँ पर, कोई दिक्कत। इका है परमाणु क्रमांक, का है, अब परमाणु क्रमांक कहाँ रहता है, नीचे कहाँ रहता है, अब भार कहाँ रहता है, ऊपर। अरे भार कहाँ लेंगे, कपार लेंगे ना, तो भार कहाँ लेते हैं, कपार पर, तो तत्व भार कहाँ लेता है अपना, कपार पर। अब परमाणु क्रमांक अपना कहाँ लेता है, नीचे। देखिए ये तत्व इका है जी, तत्व इका है, परमाणु भार का है, परमाणु भार, इका है जी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। लिख लीजिए इसको, ये तत्व है, परमाणु भाग रहे का परमाणु क्रमांक। एग्जाम्पल जैसे सोडियम का हो गया जी, सोडियम, सोडियम किस में पड़ता है, 11, किस में पड़ता है, 11, इसका परमाणु भाग होता है 23, कितना होता है, 23। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और उसका परमाणु भाग कितना होता है, 23। लिख लीजिए, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी जी। अब मान लीजिए हमें इसका करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को इनकी कक्षाओं में विभक्त करना, बांटना। इनकी कक्षा होती है ना, ये परमाणु है, सोडियम का है परमाणु। अब परमाणु होता है गोलाकार, का होता है,
अब परमाणु गोलाकार होता है तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन बाहर का होगा वृत्ताकार कक्षाएं। इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को बांटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कोई दिक्कत? इस सोडियम एक परमाणु है, सोडियम का है परमाणु है। इस परमाणु आप जानते हैं परमाणु कैसा है, गोलाकार होता है। कैसा होता है? अब गोलाकार होता है उसके केंद्र को नाभिक कहेंगे, केंद्र को। नाभिक में कौन कौन रहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। तो बाहर वृत्ताकार कक्षाएं अनंत होती है, चाहे मान लीजिए 3, 4, 5, 6 कुछ भी होती है। तो उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को बांटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कोई दिक्कत? तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय मान ली 11 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, बताएं कि सोडियम जो परमाणु होता है अगर इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इस पर कोई आवेश दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या है ना जी, इका प्रोटॉन की, जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी का होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ना। समझे? अभी हम कह दें प्लस, क्या कहते हैं Na प्लस, तब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? वो 10 बचेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस बराबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ कोई प्लस दिखाई दे रहा है, इका प्रोटॉन की संख्या क्या है, लेकिन परमाणु पर कोई आवेश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होगी? बराबर। तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। कितना है? अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लिखेंगे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना हो? 8 इलेक्ट्रॉन। अब फिर कितना आएगा? 1 बचेगा ना।